नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर आपका, जहां रोज़ आपको डेली करंट अफेयर से रिलेटेड हम एमसीक्यूज प्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों, ये जो एमसीक्यूज तैयार की जाती है वो स्पेशली जो है वो आने वाले एग्ज़ाम्स को के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार की जाती है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, कोशिश करें कि जो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है आप उसकी एक शॉर्ट नोट बना लें, ताकि आपके जो नियरेस्ट एग्ज़ाम्स हैं उनमें वो क्विक रिवीजन का काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे आज के डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनी रत्न कंपनी हैज सेट अप न्यू बैंक नोट प्रिंटिंग लाइंस एट नासिक एंड देवास? निम्नलिखित में से किस मिनी रत्न कंपनी ने नासिक और देवास में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइनें स्थापित की है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए NSICL, ऑप्शन बी NHPC लिमिटेड, ऑप्शन सी SPMCIL या ऑप्शन डी SJVN लिमिटेड। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है SPMCIL। ये क्या है SPMCIL? तो SPM का जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी ये एक मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है, और ये जो मिनी रत्न कंपनी है ये गवर्नमेंट ओन्ड मिनी रत्न कंपनी है, और इस कंपनी ने हाल ही में नासिक और देवास में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइनें जो है उसकी स्थापना इन्होंने की है। कहाँ पे? नासिक और देवास। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मिनी रत्न कंपनी जो है वो क्या होती है, तो हमारे जो देश में है बहुत सारी कंपनियों को जो है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा उन्हें अलग अलग बेसिस पे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन की, जैसे NSICL, NHPC या SJVN, तो ये सारे के सारे यहाँ पे मिनी रत्न कंपनी है। लेकिन जो SPMCIL है, इस कंपनी ने हाल ही में नासिक और देवास में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइनें की जो है वो इन्होंने स्थापना की है। ठीक है दोस्तों, अगर हम जैसे हम अपने कितने बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस है देश में तो उसकी बात करें, तो अभी हमारे देश में जो है वो 4 बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस है। कहाँ कहाँ है? वो है देवास, यानी कहाँ कहाँ? देवास, नासिक, ठीक है दोस्तों, या कर्नाटक का मैसूर, और उसके बाद साल्बोनी जो कि वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। यानी देवास, नासिक, मैसूर, साल्बोनी, इन 4 जगहों पे जो है अभी हमारे देश के जो बैंक नोट्स प्रिंटिंग प्रेस है वो अवेलेबल है। तो उन्हीं में से 2 जो है नासिक और देवास में जो है जो SPMCIL ने एक नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन की स्थापना की है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज इंडिया लार्जेस्ट EV चार्जिंग स्टेशन ओपनड? भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी मोहाली। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी गुरुग्राम। जी, दिल्ली NCR के गुरुग्राम में जो है वो भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। EV क्या होता है? यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। ठीक है, ये EV होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एक ऐसे व्हीकल्स है जो पेट्रोल डीजल से ना चल के बल्कि चार्जिंग करने पे ये व्हीकल्स जो है वो रन करती है, क्योंकि देश जो है सामान्य स्तर से ऊपर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो उन्हीं को स्तर को ठीक करने के लिए जो है अब हर एक देशों में जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है चलाई जा रही है। तो उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रन करने के लिए, जैसे डीजल पेट्रोल वाली गाड़ी को रन करने के लिए पेट्रोल पंप वगैरह खोले जाते हैं, उसी तरह उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रन करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन जो है वो खोले जा रहे हैं। तो अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा जो है EV चार्जिंग स्टेशन जो है वो गुरुग्राम में खोला गया है। ये जो चार्जिंग स्टेशन खोला गया है वो दिल्ली से जो जयपुर जाने वाली जो नेशनल हाईवे है उस हाईवे पे खोला गया है, जगह है गुरुग्राम। ठीक है दोस्तों, और अगर हम इससे पहले की बात करें कि इससे पहले भारत का सबसे बड़ा जो है EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया था, तो वो खोला गया था नवी
मुंबई में, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है, नवी मुंबई, वहाँ पे इससे पहले जो है वो भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की गई थी। लेकिन अभी हाल ही में जो है वो गुरुग्राम में जो है वो भारत की सबसे बड़ी ईवी चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये इनके द्वारा जो है इस चार्जिंग स्टेशन को डेवलप किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनाल लॉक बीन इनॉग्रेटेड? दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी नीदरलैंड। जी, हाल ही में नीदरलैंड में जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है। कैनाल लॉक एक्चुअली में ये क्या है? ये एक ऐसा जो है वो लॉक कहा जा रहा है जो मालवाहक जहाज को उसके बंदरगाह तक जो है पहुंचने के लिए ये अनुमति देने का काम करेगा। यानी किस जहाज को जो है उस बंदरगाह तक आना है और किस जहाज को अनुमति नहीं दी जा रही है, तो वो ये एक लॉक का काम करेगा, यानी रोकने का काम करेगा। जिस तरह लॉक जो है किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ये जो कैनाल लॉक है ये उस एरिया को जो है प्रोटेक्ट करने का काम करेगा कि किस जहाज को उस एरिया के जो है पोर्ट है वहाँ तक पहुँचने की अनुमति है या नहीं है। तो अभी हाल ही में दुनिया का जो सबसे बड़ा कैनाल लॉक का जो उद्घाटन वो नीदरलैंड में किया गया है। नीदरलैंड में जो है एम्स्टरडम एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह के पास जो है वो इजमुद्दीन बंदरगाह है, छोटा सा एक इजमुद्दीन ये पोर्ट है, ठीक है, ये एम्स्टरडम पोर्ट का एक इजमुद्दीन पोर्ट सिटी है, वहाँ पे इस लॉक का जो है वो उद्घाटन किया गया है। और अगर हम इस लॉक की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो 500 मीटर है और जो इसकी विड्थ है ये कितनी है, ये 70 मीटर है। ठीक है दोस्तों, और इस जो कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है वो वहाँ के डच के जो किंग है विलेन अलेक्जेंडर, उनके द्वारा इस कैनाल लॉक का जो है उद्घाटन किया गया है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस लॉक का मेन पर्पस क्या है, कि उस लॉक का मेन पर्पस है कि एम्स्टरडम पोर्ट तक जो मालवाहक जहाज आना चाहते हैं उन्हें ये कैनाल लॉक जो है वो परमिशन देने का काम करेगा कि इस पोर्ट तक, यानी कौन से पोर्ट पर, अभी मैंने बताया इजमुद्दीन पोर्ट पर जो है ये लॉक बनाया गया है, वहाँ पे इसे अनुमति किसी भी जहाज को दी जाएगी कि एम्स्टरडम पोर्ट तक वो आ सकती है या नहीं। इसी पर्पज से इस लॉक का जो है वो मेन इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मर कैप्टन ऑफ विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली बैंड फॉर 3.5 years बाय द आईसीसी? हाल ही में आईसीसी ने किस देश के पूर्व कप्तान पर 3.5 साल का प्रतिबंध लगाया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। जी, जिम्बाब्वे के जो कैप्टन है ब्रैंडन टेलर, क्या नाम है? ब्रैंडन टेलर, नाम याद रखिएगा आप, ब्रैंडन टेलर, ये जिम्बाब्वे के क्रिकेट के कैप्टन थे। ठीक है, इन पर आईसीसी ने अभी हाल ही में जो है वो 3.5 साल का 3.5 years का जो है वो क्रिकेट खेलने से प्रतिबंध लगा दिया है। ये किसी भी क्रिकेट का जो फॉर्म होता है, फॉर्मेट होता है, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट हो, ये किसी भी क्रिकेट के फॉर्मेट को ये अब 3.5 साल तक नहीं खेल पाएंगे। इनका प्रतिबंध लगाने का आईसीसी का कारण, तो कारण ये है कि आईसीसी ने जो ब्रैंडन टेलर जो खिलाड़ी है जिम्बाब्वे के, इन्होंने जो करप्शन और डोपिंग के मामले में इन्हें दोषी पाया है और एंटी करप्शन और एंटी डोपिंग कोड के तहत जो है ये ब्रैंडन टेलर ने अपनी जो है वो गलती भी इन्होंने स्वीकार की है। तो आईसीसी ने उसी गलती को मद्देनज़र देखते हुए रखते हुए 3.5 साल के इनके खेल पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये जिम्बाब्वे के पूर्व कैप्टन है जो पिछले साल 2021 तक ये जिम्बाब्वे के कैप्टन के रूप में थे। ठीक है, अब इनको बैन कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को याद रखना कि जिम्बाब्वे की किस जो है पूर्व कप्तान को जो है आईसीसी ने 3.5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है, तो उनका नाम है ब्रैंडन टेलर। ठीक है, और वो कहाँ के हैं? जिम्बाब्वे के।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज ओन द वोमेन्स सिंगल्स टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेनियल कोलिंस, ऑप्शन बी एशले बार्टी, ऑप्शन सी सेरेना विलियम्स, ऑप्शन डी एंजेलिक कर्बर। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी एशले बार्टी। जी, एशले बार्टी जो है वो ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर है, वोमेन्स टेनिस प्लेयर है, जिन्होंने डेनियल कोलिंस जो कि अमेरिकन टेनिस प्लेयर है, कहाँ की है ये? अमेरिकन, यानी अमेरिका की जो डेनियल कोलिंस टेनिस प्लेयर को हराकर इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया है। अगर हम एशले बार्टी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के 44 साल के इतिहास में एशले बार्टी जो है ये ऐसी टेनिस प्लेयर है जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जो है वो अपने नाम किया है, यानी अपने देश को दिलाया है। 44 साल बाद जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब अपने देश के नाम इन्होंने किया है। ठीक है दोस्तों, और एशले बार्टी की अगर बात करें तो ये इनका जो है 3rd ग्रैंड स्लैम टाइटल है। इससे पहले उन्होंने 2019 में फ्रेंच जो है ओपन उन्होंने जीता था, और 2021 में इन्होंने विंबलडन ओपन का भी खिताब इन्होंने जीत रखा है। दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कितने ग्रैंड स्लैम टाइटल होते हैं, तो ये स्टैटिक की सवाल है, बट आपके लिए इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम दे रहे हैं। 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल होते हैं, और इनकी जो कैटेगरी होती है, यानी कब कब कौन होता है, उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो है वो ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम टाइटल ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद विंबलेडन होता है, उसके बाद यूएस ओपन होता है। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है ये टेनिस का जो है खिताब है, ठीक है, जो साल भर अलग अलग जगहों अलग अलग तारीख में ये किया जाता है, अलग अलग महीनों में इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये है आपके जो है आज के करेंट अफेयर्स और स्टैटिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आप इनको अच्छे से जो है रिवाइज कर लें, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सबसे पहले हम अपना ऑप्शन जानते हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, ऑप्शन बी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी अरविंद सुब्रमण्यम, या ऑप्शन डी रघुराम राजन। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम। जी, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम को भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, ऑप्शन बी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी अरविंद सुब्रमण्यम, या ऑप्शन डी रघुराम राजन। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। जी, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को हाल ही में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी जो नियुक्ति की गई है वो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के जगह पे की गई है। ठीक है दोस्तों, अगर हम जो ये पोस्ट है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात करें तो आपको नाम से ये पता चल रहा होगा कि जो इकोनॉमिक डिवीजन के ये हेड होते हैं। ठीक है, इस जो ये जो पोस्ट होता है इनका जो भारत सरकार के जो सेक्रेटरी होते हैं उनके रैंक इक्विवेलेंट इस एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का रैंक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का मेन काम होता है कि जैसे फाइनेंस, ट्रेड, कॉमर्स, इन सब से जुड़ी जो मुद्दे होते हैं उनके बारे में जो है एडवाइजर के रूप में भारत सरकार के एडवाइजर के रूप में ये काम करते हैं। उनसे जुड़ी मुद्दों पर ये भारत सरकार को एक जो है मतलब एडवाइस करने का काम करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आगे के स्टेप्स को उठाने चाहिए हमें। ठीक है, तो उन्हीं के पद पे हाल ही में डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की बात करें कि इनके जगह पे इनकी नियुक्ति की गई है तो
अभी पिछले महीने दिसंबर 2021 में इन्होंने जो है वो रिजाइन कर दिया था। तब से ये पद खाली था और उसके पद को लेकर डॉक्टर वी अनंत सुब्रमण्यम की अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डेट हैज बीन अनाउंस्ड टू बी सेलिब्रेटेड एज CRPF डे बाय द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा किस तारीख को CRPF दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 19 मार्च यानी 19 मार्च, ऑप्शन बी 27 जुलाई, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर, ऑप्शन डी 28 दिसंबर। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है 19 मार्च। जी, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये हमारी देश की जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स है जो आज़ादी के पहले इसकी गठन हो रखी है। इन्होंने जो है वो 19 मार्च को CRPF दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगर अभी तक हम बात करें तो अभी तक जो है मौसम की स्थिति और जो मेहमान के जो उपलब्धता के आधार पर अलग अलग दिन जो है CRPF की एनिवर्सरी डे मनाई जाती थी, लेकिन CRPF ने जो है वो घोषणा की है कि अब जो है 1 तारीख को, यानी अब जो है एक ही ऐसा दिन होगा जो CRPF डे मनाया जाएगा और वो दिन होगा 19 मार्च। 19 मार्च को जो है वो CRPF डे मनाया जाएगा और उसकी जो परेड होती थी पहले, उस परेड को जो है वो एनिवर्सरी डे परेड के नाम में जाना जाता था। उसका भी नाम बदल के उसे रखा गया CRPF डे परेड। और ये परेड जो है जैसे इंडियन आर्मी की जो परेड होती है जिसमें कई सारी चीज़ों का जो है पार्टिसिपेशन होता है, ये परेड उसी तरह आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो CRPF ने जो है ये फैसला किया है कि अब अलग अलग जो है दिन ना मनाकर एक दिन यानी 19 मार्च को जो है वो CRPF दिवस मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन अनाउंस्ड बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कितने नए जिलों के निर्माण की घोषणा की गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 13। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी 13। जी, आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी घोषणा की है कि वो जो है एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट के अलावा वो 13 नए जिलों के निर्माण करने जा रहे हैं। यानी पहले आंध्र प्रदेश में जो है वो 13 जिले थे, अब 13 और जिले जो है वो उनकी निर्माण होने जा रही है, यानी बनाई जा रही है। तो ये जो 13 जिले जो बनाए जा रहे हैं वो एग्जिस्टिंग 13 जिलों से ही ये बनाए जा रहे हैं, मतलब उन 13 जिलों को ही काटकर 13 और जिले बनाए जा रहे हैं। और इस तरह आंध्र प्रदेश में कुल अब जिलों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएंगी? 26। तो हाल ही में जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने इसकी घोषणा कर दी है कि अब आंध्र प्रदेश में 13 और नए जिलों की निर्माण होने जा रही है। तो इस प्रकार अब आंध्र प्रदेश में कुल जिलों की संख्या हो जाएगी 26। ठीक है दोस्तों, लास्ट टाइम अगर हम बात करें कि आंध्र प्रदेश में लास्ट टाइम जो है वो नए जिले कब बनाए गए थे, मतलब एक नए जिले की निर्माण कब हुई थी, तो 1979 में इसकी हिस्ट्री है। 1979 में जब आंध्र प्रदेश डिवाइडेड नहीं हुआ था तो उस समय एक आंध्र प्रदेश ने अपनी लास्ट जो है वो एक जिले की निर्माण की थी। और अब 2022 में जो है आंध्र प्रदेश 13 नए जिलों की निर्माण करने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर बी सेटअप। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं और राइट आंसर है ऑप्शन डी केरल। जी, केरल में जो है वो देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर उसकी स्थापना होने जा रही है। ग्राफीन, अगर हम इस ग्राफीन मटेरियल की बात करें तो इस ग्राफीन मटेरियल की खोज जो है वो 2 अमेरिकी फिजिशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी ग्राफीन। यानी इस मटेरियल की खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार 2010 में भी दिया जा चुका है। तो चलिए इस मटेरियल के बारे में कुछ जानते हैं कि आखिर ये मटेरियल क्या है, कैसा है, जिसकी इनोवेशन सेंटर की स्थापना केरल में की जा रही है। ये हमारे देश में सबसे पहले कहाँ की जा रही है? केरल में की जा रही है। तो अगर हम ग्राफीन की बात करें तो ये मटेरियल जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है,
इसकी ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ये ट्रांसपेरेंट भी है। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। इसकी अगर हम केमिकल जैसे स्टेबिलिटी की बात करें तो इसकी केमिकल स्टेबिलिटी भी अच्छी है। साथ में ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पतला भी है, ठीक है। इस मटेरियल से कई सारे चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे इस मटेरियल से अगर हम देखें तो हम अपने जो मोबाइल की स्क्रीन है, लैपटॉप की स्क्रीन है, ओलेड स्क्रीन जिसे बोलते हैं, इस स्क्रीन को भी रिप्लेस करके इस मटेरियल से बनाया जा सकता है। अलग अलग चीज़ों में, पेंट में, बहुत सारे चीज़ों में इन मटेरियल का यूज होता है। तो उसी मटेरियल का जो पहला इनोवेशन सेंटर है, जहाँ पे इसकी जो है वो अनुसंधान किया जाएगा, जहाँ पे इसका विकास किया जाएगा, उससे अनुसंधान विकास केंद्र का जो है पहला केरल में जो है स्थापना किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज हु हैज पेन द बुक टाइटल द $10 ट्रिलियन ड्रीम। द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र गर्ग, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी चेतन भगत, ऑप्शन डी अरुंधति भट्टाचार्य। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जान लेते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र गर्ग। जी, सुभाष चंद्र गर्ग ने अभी हाल ही में एक पुस्तक की घोषणा की है कि उन्होंने जो है वो $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक, उन्होंने उस पुस्तक की रचना की है। सुभाष चंद्र गर्ग की बात करें तो ये हमारे देश के जो है ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी है, ठीक है। उन्होंने ही अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द $10 ट्रिलियन ड्रीम। इस पुस्तक में उन्होंने जो है हमारे भारत सरकार के द्वारा 2030 तक जो $10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य रखा गया है, उसी में उस लक्ष्य को कैसे पाया जाए या उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या चीज़ों की अभी सुधार की आवश्यकता है, उसी के बारे में उन्होंने इस पुस्तक में चर्चा की है, ठीक है। और ये पुस्तक जो है ये अगले माह के फरवरी के एंड तक जो है ये पब्लिश होने की संभावना बताई गई है कि यानी ये फरवरी के एंड तक इसे पब्लिश कर दिया जाएगा। और अगर इसके पब्लिश की बात आई है तो इसे पब्लिश किसके द्वारा किया जाएगा? वो है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। पेंगुइन बेसिकली जो जितने भी पुस्तक छपते हैं ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा ही जो है वो पब्लिश होते हैं, ठीक है। तो द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक की रचना किसने की है? सुभाष चंद्र गर्ग। और ये कौन है? ये हमारे देश के जो है ये पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। दोस्तों अगर आप डेली करंट अफेयर से जुड़ी और भी अधिक जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.sarkaripareeksha.com उस पर आप विजिट कर सकते हैं। हम आपको वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वन लाइनर्स, वीकली और न्यूज एनालिसिस भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपके जो भी आने वाले एग्जाम्स है उसमें कुछ कमी ना रह जाए। हम आपको वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सके। दोस्तों अगर आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, हम वहाँ पर भी है, आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों घर बैठ के अच्छे से तैयारी करें। हम आपके लिए आपके आने वाले एग्जाम्स के बेसिस पे ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करते रहेंगे और हम भी आशा करते हैं कि हम जो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आप उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिवीजन भी कर रहे हैं ताकि आप अपने आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।